नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नीतीश कुमार। एक बार फिर मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, ऑलरेडी इसका प्रैक्टिकल पार्ट मैं बना चुका हूँ। अगर आप लोग जो है देखना चाहते हैं, तो ये पूरा समझने के बाद आप ज़रूर देखें। तो ये वीडियो आप पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे जो हैं मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। हिस्टोपैथोलॉजी का पूरा ऑल ओवर इसमें स्टेप्स दिए हैं। जो भी हिस्टोपैथोलॉजी का कंप्लीट वर्क होता है, वो सारा आपको इस वीडियो में जो है मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें आप, और इसका प्रैक्टिकल पार्ट आपको जो है पूरा डिटेल में मैंने समझा दिया है। वो इसको देखने के बाद आप वहां जा करके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जितने काम होते हैं उसके स्टेप्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। डिटेल में मैं इन स्टेपों को जो है आपको समझा करके दूंगा। इसके अलावा इसके थ्योरी क्लास, अलग अलग टॉपिक, ये जो वर्ड्स लिखे हैं इनका थ्योरिकल नोट्स भी मैं आपको बना करके दे दूंगा। तो वो सारा चीज जो है आप बाद में, इसके बाद जो वीडियो क्लासेस आएंगे वो आप देख लेना, तो आपको जो है नोट्स भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करेंगे इसमें सबसे पहले। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर जितने काम होते हैं, तो यहां से लेकर यहां तक जितने स्टेप दिए हुए हैं, सारे वही चीज फॉलो आपको करना होता है हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। तो इसमें सबसे पहली चीज, तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब में अगर हम काम कर रहे हैं तो वो मेन पर्पस इसका क्या है? तो मेन पर्पस इसका जो है डिसीज को डायग्नोस करना। आप सभी को पता है हर एक लैब में डिसीज को ही डायग्नोस किया जाता है। तो हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ज्यादातर जो है कैंसर के केसेस में डिसीज को डायग्नोस किया जाता है, कैंसर डिसीज को। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कैंसर ही डिसीज को डायग्नोस किया जाए। जो भी डिसीज है, अगर उसको इन्फेक्शन है किसी भी बॉडी के अंदर, किसी भी शरीर के अंदर, अगर कोई इन्फेक्शन है, किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम है, या फिर कहीं पर शरीर के अंदर गठान है, या उसमें जो है इन्फ्लेमेशन आ रहा है, तो बहुत सारी ऐसी कंडीशन होते हैं जिसमें डॉक्टर को लगता है कि उस ऑर्गन को या फिर जो इन्फेक्शन हुआ है उसको कट करके बाहर निकाला जाए और जांच करके देखा जाए उसमें कोई बीमारी तो नहीं है। तो उस केसेस में बायोप्सी किया जाता है। अब बायोप्सी क्या होता है सभी लोगों को मालूम होगा। तो बायोप्सी जो है, जीवित जो इंसान रहता है उसके अंदर से कोई भी शरीर का टुकड़ा, जो है अंश या मांस का टुकड़ा जो है निकाला जाता है, काट करके पीस जो है, या फिर ऑर्गन भी जो है निकाला जाता है अगर उसमें ज्यादा इन्फेक्शन हो गया। तो ऐसे कंडीशन को जो है बायोप्सी कहा जाता है। इसके अलावा ऑटोप्सी भी होता है, उसकी भी अगर स्टडी करना होता है तो वो सारा स्टेप यहाँ पर हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर ही प्रोसेस पूरा फॉलो करना होता है। तो ऑटोप्सी जो है, मरा हुआ कोई व्यक्ति है, अगर उसके अंदर से कोई आपको स्टडी करना है, डॉक्टर को करना होता है, तो वो सारा फिर उसके अंदर से बॉडी का कोई भी टुकड़ा या पार्ट ऑर्गन का निकाल करके, और उसके बाद ये सारा प्रोसेस उसमें किया जाता है, उसमें देखा जाता है कोई और स्टडी किया जाता है। तो इसमें डिसीज की कंडीशन, अगर कैंसर को देखना है तो उसके लिए जो है इतने सारे प्रोसेस करने होते हैं हिस्टोपैथोलॉजी लैब के अंदर। अब ये कौन कौन से प्रोसेस हैं, ये सारा चीज जो है मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। इससे पहले अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन भी दबा लेना। तो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बायोप्सी मैंने आपको समझा दिया। अब बायोप्सी में होता क्या है? बायोप्सी में होता ये है कि शरीर का कोई भी टुकड़ा अगर कट करके निकाला है डॉक्टर ने ऑपरेशन थिएटर के अंदर, अब ये सारा प्रोसेस बायोप्सी का ऑपरेशन थिएटर के अंदर होता है। अब वहां से बॉडी का कोई भी, मान लो की बात, हो सकता है ऑर्गन ही निकाल दिया। हम एग्जांपल ले लेते हैं यूट्रस का। तो यूट्रस कैंसर अधिकतर लोगों को होता है और अधिकतर केसेस में यही चीजें जो है आता है। तो इसलिए जो है ब्रेस्ट कैंसर भी आता है अधिकतर चीजें, और किसी का जबड़ा आ गया तो कुछ भी आ सकता है। हम मान लेते हैं यूट्रस। अब यूट्रस निकल के आया है तो इसको जो है प्रॉपर तरीके से ये जार में बंद करके, और इसके अंदर रिएजेंट भरा होता है जो इस यूट्रस को फिक्स करके देगा और इसको खराब नहीं होने देगा। तो उसको जो है फिक्सेशन बोलते हैं। लेकिन वहां जाने से पहले जो है, अब आपके पास ये सारा चीज आएगा और इसके साथ ये जो कंटेनर होगा, यहाँ पर पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन उस पेशेंट का होगा जिस पेशेंट का ये ऑर्गन निकाला गया है। पूरा डिटेल इस जो कंटेनर है उसके अंदर भी होगा। उसके साथ साथ आपको एक टीआरएफ ये फॉर्म भी मिलेगा। तो इस फॉर्म के अंदर आपको पूरा डिटेल इसका मिल जाएगा, कौन से व्यक्ति का है, उसकी उम्र कितनी है, और सारा डाटा पेशेंट का यहाँ पर दे देगा। और उसके बाद कौन सा ऑर्गन है, कहाँ से कट करके निकाला है, सारा डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वो स्मॉल बायोप्सी है या लार्ज बायोप्सी है, मीडियम बायोप्सी है, रेडिकल बायोप्सी है, कौन कौन से बायोप्सी होते हैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दिया है। तो हिस्टोपैथोलॉजी टेस्ट के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं कौन कौन सी बायोप्सी होते हैं। तो ये सारा डिटेल आपको इस फॉर्म के अंदर मिल जाएगा। अब आपको दूसरा स्टेप क्या करना है? पहला स्टेप तो बायोप्सी ऑपरेशन थिएटर के अंदर हो गया। अब सेकेंड स्टेप आपका काम यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। रिसीविंग, सैंपल को रिसीव करना है आपको। अब सैंपल को रिसीव करते समय आपको कौन कौन सी चीजों को ध्यान में रखना है, वो चीज आपको सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है। अब सैंपल के साथ जो भी कागज आता है उस चीज को ध्यान से मैच करना है। जो कागज आपके पास आया है, ये फॉर्म आया है, उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन लिखे हुए हैं वो इन्फॉर्मेशन सेम टू सेम यहाँ पर मेंशन है या नहीं है। कभी अगर ऐसा हो गया
जो वार्ड बॉय लाता है उस चीज को, तो अगर ये मैच नहीं हो रहा है या एक्सचेंज हो गया कहीं पर, तो आपको इसमें जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो पहली कंडीशन, आपको बहुत सारी सावधानी यहाँ पर रखना है, तो यहीं से सावधानी स्टार्ट हो जाता है आपका। तो ये चीज आप मैच करेंगे सबसे पहले, उसके बाद देखेंगे प्रॉपर तरीके से ये ऑर्गन, इस फिक्सेटिव रिएजेंट जो इसके अंदर है वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर डूबा हुआ है या नहीं डूबा हुआ है, प्रॉपर तरीके से रिएजेंट वो है या नहीं है। अगर कंटामिनेटेड आपको लग रहा है या खराब लग रहा है, प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो तुरंत जो है आपको अपने लैब में बना हुआ फिक्सेटिव रिएजेंट जो भी है वो आपको यहाँ पर चेंज करके डाल देना है। और दूसरी चीज आपको क्या करना है, अब इसको देखना है कि ये जो अगर ऑर्गन जो आया है अगर स्मॉल है या छोटा है तो आराम से वो तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन बड़ा है तो आपको डॉक्टर से बात करना है और उसके बाद उसको बताना है। और उसके बाद अगर आप उसमें एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप इसको कट करके भी रख सकते हैं, क्योंकि बड़ा अगर ऑर्गन है तो उसमें फिक्सेटिव रिएजेंट को अंदर तक जाने में या फिक्स करने में उसमें प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए इसको कट करके जो है फिक्सेटिव रिएजेंट में डालते हैं। तो उसके लिए आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, कैसे काटना है वो सारा जानकारी आप करते करते आपको भी आ जाएगा, लेकिन डॉक्टर से आपको बात कर लेना है। तो ये सारा प्रोसेस आपको कर लेना है रिसीविंग सैंपल के अंदर। अब ये सारा चीज हो गया आपका। सेकेंड जो स्टेप यहाँ पर फिक्सेशन का दिया है वही चीज मैंने आपको बता दिया है, रिएजेंट जो आप बना करके रखे हैं उसके अंदर आपको रख देना है और फिक्स कर देना है। अब फिक्स तो आपने कर दिया, उसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ग्रोसिंग का। अब ग्रोसिंग में क्या होता है, ये जो भी ऑर्गन हमारे पास आया है ये ऑर्गन यूट्रस का है। अब ये ऑर्गन बड़ा है, अब हमारा मेन मकसद यहाँ पर माइक्रोस्कोपी तक जाना है, रिजल्ट निकालना है। तो उसके लिए अपन ये जो ऑर्गन आया है हमारे पास तो इसको स्मॉल पीस में कट करना है, जहां पर भी लगता है अगर इन्फेक्शन है। अब ग्रोसिंग में होगा ये कि जो भी डॉक्टर है वो आकर के देखेगा इसमें इस ऑर्गन के अंदर कौन कौन से हिस्से में इन्फेक्शन लग रहा है उसको। तो ये सारा चीज, ये जो फॉर्म आया है उसके साथ दूसरे पन्ने पर ये ग्रोसिंग का पूरा डिटेल डॉक्टर लिखता है, कौन कौन से पीस कौन कौन से रीजन से काटा गया है, स्मॉल पीसेस में कट करके उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है इस तरीके से अलग अलग सेक्शन कट करके इसका निकाल करके रखते जाएगा। अब ये सारा प्रोसेस होते समय इनका सीरियल नंबर होगा और ये जो पेशेंट आया है इसका एक लैब नंबर हो जाएगा, इसका एक लैब नंबर हो जाएगा। उसी लैब नंबर से ये सारे जो प्रोसेस हो रहे हैं वो लैब नंबर आखिरी तक उसकी रिपोर्टिंग होते तक चलता रहेगा। तो ये जो लैब नंबर इसका देंगे लैब के अंदर सीरियल वाइज चलते रहते हैं, तो ये लैब नंबर हमेशा वहां तक चलता रहेगा और ये मिस नहीं होना चाहिए। तो इसी लैब नंबर से ये अब पहचाना जाएगा। तो वो लैब नंबर मिलने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी एंट्री रजिस्टर में हो जाती है पूरा यहाँ पर, और ये फॉर्म रहता है उसमें भी पूरी उसकी एंट्री हो जाएगी, आपके रजिस्टर में भी एंट्री हो जाएगी उसकी, तब जाकर के ये ग्रोसिंग होगा। अब ग्रोसिंग होते समय में ये सब पीस कट हो गए। अब इसको आपको क्या करना है, कैसेट में रख करके, जो भी कैसेट आता है उसमें लैब नंबर रख करके, ठीक है, पेपर में लैब नंबर लिख करके इसके अंदर आप डाल देंगे टिश्यू के साथ उस पेपर को। पेंसिल से नंबर लिखाते हैं, वो कैसे लिखाते हैं वो सारा इन्फॉर्मेशन आपको प्रैक्टिकल में देखने को मिल जाएगा। अब ये स्टेप हम समझ लेते हैं यहाँ पर। अब ये सारा कुछ होने के बाद अगर कोई बोनी टिश्यू है या उसमें बोन है, तब नेक्स्ट स्टेप हमारा यहाँ पर 5वां स्टेप है डीकैल्सिफिकेशन। तो ग्रोसिंग के बाद अगर कोई बोन वाला टिश्यू है तो उसके लिए हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन में क्या होता है, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ। डीकैल्सिफिकेशन का मतलब जो भी बोनी टिश्यू है वो माइक्रोटोम में तो कटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सॉफ्ट करेंगे। तो सॉफ्ट करने के लिए जो भी उसके अंदर कैल्शियम है जिसके कारण वो हार्ड है, तो वो कैल्शियम को हम रिमूव करेंगे। डीकैल्सिफिकेशन जो रिएजेंट होता है उसमें उसको रख करके, और कैसे करते हैं वो सारा प्रोसेस मैं इसमें बाद में समझा दूंगा विथ प्रैक्टिकल। तो आपको केवल इतना समझ में आ गया कि डीकैल्सिफिकेशन में हम क्या करेंगे, अगर हड्डी वाला कोई टिश्यू है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उसको उस रिएजेंट में डालेंगे और उसको सॉफ्ट कर देंगे, डीकैल्सिफिकेशन करेंगे। इसका मतलब उसको सॉफ्ट करना है। जब वो सॉफ्ट हो जाएगा उसके बाद उसका नेक्स्ट प्रोसेस क्या कर देंगे, टिश्यू प्रोसेसिंग। अगर कैल्शियम या सॉरी हड्डी वाला कोई केस नहीं है तो उसमें डायरेक्ट ग्रोसिंग करने के बाद कैसेट में रख करके और टिश्यू प्रोसेसिंग स्टार्ट कर देंगे, डीकैल्सिफिकेशन की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई हड्डी वाला केस है तभी डीकैल्सिफिकेशन करना होता है। अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलते हैं, टिश्यू प्रोसेसिंग।
अब ये डिकैल्सिफिकेशन हो गया, ये कैसेट हमारे तैयार हो गए। अब जो है कैसेट को हमने बंद कर दिया है लैब नंबर इसके अंदर डाल करके और बंद कर दिया। अब हमारा स्टार्ट हो जाएगा टिश्यू प्रोसेसिंग। अब टिश्यू प्रोसेसिंग भी दो तरीके से होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक होता है ऑटोमेटिक। तो अभी तो अधिकतर जगहों पर ऑटोमेटिक ही हो रहा है, किसी के पास टाइम नहीं है कि मैनुअल मेथड इतना प्रोसीजर वो फॉलो करे और उतना टाइम किसी के पास होता नहीं। तो ओवरनाइट जो भी मशीन होता है उसका भी मैंने प्रोसेस बता दिया है, पूरा वीडियो है, प्रैक्टिकल वीडियो टिश्यू प्रोसेसिंग की, पूरी मशीन का ऑटोमेटिक कैसे उसको मैनेज किया जाता है, कैसे उसको ऑपरेट करते हैं, किस तरीके से उसमें टाइम सेट किया जाता है, सारा बाद में आप देख लेना। तो अब हम आते हैं टिश्यू प्रोसेसिंग में। तो टिश्यू प्रोसेसिंग की खुद की एक अलग अलग स्टेप्स हैं। ये सारे स्टेप्स जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, कुछ पार्ट्स, कुछ जो है बनाना जरूरी है, तो इनके बारे में मैं आपको क्लासेस आने वाली वीडियोस में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फिक्सेशन की। तो फिक्सेशन एक्चुअली होता क्या है, जो भी आपके पास ये टिश्यू आया है, फिक्सेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी जल्दी जल्दी हम इसमें बात कर लेते हैं। जो भी ये टिश्यू है, अब इस टिश्यू को आपको जैसे बॉडी के अंदर से निकाला है वैसे का वैसे इस टिश्यू को रखना है। उसकी कोई भी मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होनी चाहिए, उसकी कोई स्ट्रक्चर सेल की चेंज नहीं होनी चाहिए। तो इसमें इंपॉर्टेंट है सेल की स्ट्रक्चर को ही देखना है, उसमें एबनॉर्मलिटी क्या आया है या कौन सा डिसीज अगर उसको है तो वो सारा चीज इसमें देखना है अपने को। तो अब क्या करना है, जो भी यहाँ पर टिश्यू आया है हमारे पास, उसका स्ट्रक्चर जो सेल की है वो वैसे का वैसे रहना चाहिए जैसे शरीर में था, और खराब भी नहीं होना चाहिए, सड़ना भी नहीं चाहिए, गलना भी नहीं चाहिए, सिकुड़ना भी नहीं चाहिए। तो ये सारा चीज अब हमको ध्यान रखना है। तो उसके लिए कौन सा प्रोसेस किया जाता है, फिक्सेशन। अब फिक्सेशन के लिए जो भी फिक्सेटिव रिएजेंट आते हैं अलग अलग टाइप के, उसके टाइप भी होते हैं, वो सारा वीडियो में बना दिया हूं। वो काम क्या करता है, जो भी रिएजेंट होगा इस टिश्यू के अंदर जाएगा और इस टिश्यू के अंदर जाकर के सारे जितने सेल्स हैं, तो सेल्स से मिलकर ही टिश्यू बनता है, तो जो भी सेल्स की स्ट्रक्चर है उसको वो प्रिजर्व करने का काम ये रिएजेंट्स करते हैं। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है फिक्सेशन का। उसके बाद किसके द्वारा किया जाता है, वो सारा चीज जो है 10% फॉर्मलिन होता है, उसके द्वारा किया जाता है। और अलग अलग फिक्सेटिव रिएजेंट भी होते हैं, उसके बारे में वीडियो बना हुआ है, जाकर के आप देख सकते हैं। हम स्टेप समझते हैं। अब ये हो गया प्रोसेस। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है डिहाइड्रेशन। इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा, उसके क्लासेस आने वाले हैं, केवल आप स्टेप यहाँ पर समझ लीजिए। उसके बाद आता है डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये जो टिश्यू है, अब इस टिश्यू के अंदर पानी है। अब जब तक इसके अंदर पानी रहेगा तब तक आप एम्बेडिंग नहीं कर सकते। इसके पीछे का कारण क्या है, पैराफिन वैक्स जो है वो पानी में घुलनशील नहीं होता है। इसी कारण आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसके अंदर से पानी को निकालना पड़ेगा। अब पानी को निकालने के लिए प्रोसेस जो किया जाता है वो होता है डिहाइड्रेशन। अब डिहाइड्रेशन में होता क्या है एक्चुअली, इसमें जो है बढ़ते हुए क्रम में अल्कोहल में इस टिश्यू को ले जाया जाता है। बढ़ते हुए क्रम बोलने का मतलब अलग अलग जार होंगे इस तरीके से। तो सबसे पहले 50% में, उसके बाद 70%, फिर उसके बाद 80%, फिर 90%, फिर उसके बाद 100%। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। तो इस तरीके से जब इस टिश्यू को आप ले जाएंगे, सबसे पहले आपने कहां डाला, 10% फॉर्मेलिन में, यहां डाला आपने। अब यहां पर आपका टिश्यू फिक्स हो चुका है। उसके बाद इसको निकाल करके आपने 50% अल्कोहल में रख दिया है। तो 50% अल्कोहल में जब रखेंगे आप इसको, तब क्या होगा, इसमें 50% इसमें डिस्टिल वाटर है और 50% इसमें अल्कोहल है। तो यहाँ पर क्या होगा, 50% जो अल्कोहल है वो इसके अंदर जाएगा टिश्यू के अंदर, और उसके बाद 50% आपका वाटर जो होगा वो इसके अंदर से रिमूव होगा। उसके बाद 70% में डालोगे, फिर 80, फिर 90, फिर एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट अल्कोहल तक जाते जाते पूरा जो भी इसके अंदर पानी होगा वो पूरा निकल जाएगा बाहर, और उसके अंदर टिश्यू के अंदर क्या चला जाएगा, अल्कोहल। अल्कोहल उसके अंदर जाएगा तभी पानी बाहर निकल करके आएगा। तो इतना प्रोसेस ये हो जाएगा आपका डिहाइड्रेशन का। अब ये डिहाइड्रेशन का प्रोसेस होने के बाद जब पानी इसका निकल गया, उसको भी चेक किया जाता है। वो सारा मैं आपको थ्योरिकल क्लास में अलग से समझा दूंगा। अब हम बात कर लेते हैं, अब ये टिश्यू आपका आया डिहाइड्रेशन हो करके। अब कंडीशन क्या है इस टिश्यू के साथ, ये जो भी टिश्यू अभी निकल करके आया है, अब इसमें पानी
नहीं है, इसमें क्या है, एल्कोहल है। अब एल्कोहल है तो एल्कोहल से डायरेक्ट आप पानी तो निकल गया, लेकिन अब डायरेक्ट आप एम्बेडिंग अभी भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी भी पैराफिन वैक्स जो है एल्कोहल के साथ घुलनशील नहीं होता है। अब आपको ऐसा चीज ढूंढना पड़ेगा, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूं, ये ध्यान से आप समझ लेना ताकि आपको समझ में आ जाए। ये चीज आप याद भी रखना, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है, एग्जाम में पूछ लेता है, वाइवा में पूछ लेता है। अब ध्यान से सुनना इस बात को, ये क्लियरिंग की जरूरत क्यों पड़ रही है, ध्यान से समझना इस बात को। आपने डिहाइड्रेशन किया, पानी तो आपने निकाल लिया टिश्यू का, लेकिन अब दिक्कत क्या है, उसके अंदर चला गया है एल्कोहल। अब एल्कोहल चला गया है तो वो एम्बेडिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि पैराफिन वैक्स जो है उसके अंदर नहीं जा पाएगा, क्योंकि वो घुलनशील नहीं है एल्कोहल के साथ। अब आपको ऐसा एक रिएजेंट देखना है या ढूंढना है जो एल्कोहल के साथ भी घुलनशील हो और दूसरा चीज पैराफिन वैक्स के साथ भी घुलनशील हो। तो ऐसा रिएजेंट आपको ढूंढना है। तो वो बेस्ट रिएजेंट जो होता है क्लियरिंग के लिए वो होता है जाइलिन। अब ये जाइलिन क्या होता है, जो आपका एल्कोहल है उसके साथ भी घुल सकता है, और उसके बाद जो भी आपका पैराफिन वैक्स है उसके साथ भी आराम से घुल सकता है या मिल सकता है। तो ये बेस्ट जो है क्लियरिंग एजेंट जिसको बोला जाता है वो होता है जाइलिन। दूसरा नाम आपका लिखा हुआ है। क्लियरिंग में होगा क्या एक्चुअली, अब आप नेक्स्ट जार में डाला आपने इस टिश्यू को जाइलिन के अंदर। अब जाइलिन के अंदर डाले हैं तो एक्चुअली जाइलिन अब क्या करेगा, अब ये जाइलिन जाएगा किसके अंदर, ये टिश्यू के अंदर, और बाहर कौन जाएगा, एल्कोहल। अब इसके अंदर एल्कोहल है ना, तो एल्कोहल बाहर जाएगा और जाइलिन टिश्यू के अंदर जाएगा। तो ये हो गया आपका क्लियरिंग। अब क्लियरिंग होने के बाद टिश्यू के अंदर आपका क्या चला गया, जाइलिन चला गया। अब जाइलिन आ गया इसके अंदर। अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस जो है इम्प्रेग्नेशन और इन्फिल्ट्रेशन। अब इसमें क्या होगा, आपका जो जार है, इसके लिए 2 जार लेते हैं। अब ये जाइलिन टिश्यू के अंदर चला गया है, अब इसको आपने ट्रांसफर किया है पैराफिन वैक्स। ये मेल्टेड रहता है, मतलब पिघला हुआ रहता है। मेल्टेड पैराफिन वैक्स है, इसके अंदर आपने इसको ट्रांसफर कर दिया है टिश्यू को। अब टिश्यू के अंदर क्या है, अभी जाइलिन है फिलहाल में। अब ये जाइलिन जो है पैराफिन वैक्स के साथ भी घुलनशील होता है। अब यहाँ पर आया, अब यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, अब हमें इसके अंदर जो भी इसके टिश्यू के अंदर सेल हैं उनको प्रॉपर तरीके से आपको माइक्रोटोम में कट जाए उस लायक आपको बनाना है। तो ये हार्डनेस प्रॉपर हो गई उसका, पानी आपने निकाल दिया, सारा प्रोसेस कर दिया। अब इसके अंदर वैक्स आपको एंटर करना है। तो इम्प्रेग्नेशन में एक्चुअली होगा क्या, इस प्रोसेस में जो भी पैराफिन वैक्स है वो इसके अंदर जाएगा और धीरे धीरे उसके अंदर से जाइलिन रिमूव होता जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस जो है, जो अंदर जा रहा है पैराफिन वैक्स, ठीक है, और टिश्यू के अंदर जो भी सेल की स्ट्रक्चर है उसको जाकर के वो सेटल्ड कर रहा है, वो सारा प्रोसेस आपका इम्प्रेग्नेशन कहलाएगा। इन्फिल्ट्रेशन, जो भी जाइलिन है वो क्या होगा, अब टिश्यू के अंदर से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाया जाएगा, आपका इन्फिल्ट्रेशन। तो ये सारा प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब कंप्लीट होने के बाद इम्प्रेग्नेशन इन्फिल्ट्रेशन हो गया टिश्यू का। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आपका ये पूरा टिश्यू प्रोसेसिंग आपका कंप्लीट हो गया। अब टिश्यू प्रोसेसिंग कंप्लीट होने के बाद आपके पास जब आप सुबह जाएंगे और मशीन को ओपन करेंगे और उसके बाद आपके लास्ट वाले जार जो पैराफिन वैक्स है, मेल्टेड पैराफिन वैक्स, उसके अंदर से आपको इस कैसेड वाले टिश्यू को बाहर निकालना है। जब आप बाहर निकालेंगे तब उसमें आपको जो लैब नंबर लिखा हुआ है वो लैब नंबर आपको मिलेगा और उसके बाद टिश्यू आपको मिलेगा। पूरा प्रोसेस उसका हो चुका है। अब आपको क्या करना है, एम्बेडिंग करना है। एम्बेडिंग का मतलब होता है ब्लॉक मेकिंग। ब्लॉक मेकिंग जब आप करेंगे तब जाकर के आप उसके सहायता से माइक्रोटोम के अंदर इसको कट कर सकते हैं। अब एम्बेडिंग में क्या होता है उसका प्रैक्टिकल पार्ट भी मैंने आपको बता दिया हूं, थोड़ा कुछ इसमें समझ लेते हैं। एम्बेडिंग में सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको मेल्टेड पैराफिन वैक्स लेना है और उसके बाद एल मोल्ड जो होता है उसकी मदद से आपको यहाँ पर एल मोल्ड में आप जो भी यहाँ पर जो
पेपर आपने रखा था उसमें लैब नंबर लिखा था वो आप यहाँ पर चिपका देंगे मेल्टेड पैराफिन वैक्स की मदद से। और उसके बाद ये टिश्यू जो है, टिश्यू को कैसे रखना है, कट किधर से करना है, वो उस पार्ट को आपको नीचे रखना है, वो आप कर देंगे। और उसके बाद ऊपर से आप ये मेल्टेड पैराफिन वैक्स डाल देंगे। प्रैक्टिकल पार्ट आप देख लेना एम्बेडिंग कैसे करते हैं। उसके बाद जब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आएगा तो ये धीरे धीरे जम जाएगा। जमने के बाद आपका ब्लॉक तैयार हो जाएगा। एल मोल्ड को अलग कर दीजिए, आपके पास एक पैराफिन वैक्स का ब्लॉक मिल जाएगा विथ टिश्यू। अब आपको क्या करना है, जब नॉर्मल टेम्परेचर में आने के बाद उसको फ्रिज में रखना है, ठंडा करना है। ठंडा करने के बाद अब आपको नेक्स्ट स्टेप जो है ट्रिमिंग का आता है। ट्रिमिंग का मतलब ये होता है जो आपका ये ब्लॉक बनेगा, इस तरीके से जो ब्लॉक बनेगा, अब टिश्यू आपका यहाँ है इतने रीजन में, यहाँ पर आपका टिश्यू है। अब आपको कट करना है इधर से, ठीक, ये पूरा पैराफिन वैक्स है, टिश्यू आपका यहाँ है। तो इस पूरा जो एक्स्ट्रा आपका वैक्स है उसको आपको रिमूव करना है। तो ये एक्स्ट्रा वैक्स आप रिमूव कर दोगे, तो एक्स्ट्रा वैक्स रिमूव कर दोगे, आपको ये टिश्यू तक पहुंचना है प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से एक्स्ट्रा वैक्स रिमूव हो जाएगा, आपका टिश्यू तक आप पहुंच जाओगे। तो ये प्रोसेस आपका ट्रिमिंग कहलाता है। अब यहाँ तक पहुंच गए, ट्रिमिंग होने के बाद आपको माइक्रोटोमी करना है या कटिंग करना है। जब आप कटिंग करेंगे तो उसके बाद जो भी स्लाइड होगा आपके पास, स्लाइड लेकर के उसमें एग एल्बुमिन डालते हैं और उसके बाद आपका वाटर बाथ रहता है, उसमें पानी रहता है। तो जैसे ही आप कटिंग करते जाएंगे उसके बाद जो सेक्शन कट होकर के आएगा, रिबन सेक्शन कट होकर के आता है, उसको आप लेकर के जो पानी गर्म रहता है उसमें आप रखेंगे। उसके बाद वहां से आप स्लाइड से उस सेक्शन को उठा लेंगे। उसके बाद आपका प्रोसेस डीपैराफिनाइजेशन होगा। डीपैराफिनाइजेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो भी पैराफिन वैक्स है उसको वहां से रिमूव करना है। आपको केवल क्या चाहिए, जो टिश्यू के अंदर सेल है वो उसका स्ट्रक्चर आपको चाहिए। तो पैराफिन वैक्स का काम भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो पैराफिन वैक्स को भी आपको रिमूव करके बाहर कर देना है, तब जाकर के आपकी स्टेनिंग अच्छी होगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, हॉट प्लेट जो होता है उसमें आप टिश्यू को रखते हैं, स्लाइड को रखते हैं, उसके अंदर उसके ऊपर टिश्यू है जो भी सेक्शन कट करके रखा है। और उसको बाद रखने के बाद जो आपके पास स्लाइड है, इस स्लाइड में आपका ये सेक्शन जो कट होके आता है, तो जो भी वैक्स के साथ आएगा वो सारा वैक्स आपका क्या हो जाएगा, जब आप हॉट प्लेट में रखेंगे तो ये पूरा वैक्स पिघल करके अलग हो जाएगा। अब केवल आपके पास यहाँ पर टिश्यू स्लाइड के अंदर बचा हुआ है। जब ये डीपैराफिनाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आपका आता है स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग, बेसिक स्टेनिंग जो हम यहाँ पर लैब के अंदर करते हैं वो होता है H&E स्टेन। अब उस स्टेनिंग की प्रोसेस भी अलग अलग है, उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बना चुका हूँ। तो स्टेनिंग हेमेटॉक्सिन और ईओसिन की स्टेनिंग होती है। वो सारा प्रोसेस करने के बाद जब स्टेनिंग कैसे करते हैं उसका भी अच्छा टेक्निक आपको आना चाहिए, अच्छे से स्टेनिंग होना चाहिए, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर अगर देखा जाए तो माइक्रोटोमी सारा प्रोसेस है इम्पोर्टेंट पार्ट, टिश्यू प्रोसेसिंग, ग्रोसिंग, ये सारा फिक्सेशन से लेकर के, लेकिन स्टेनिंग अच्छी होगी तभी जाकर के आप जो है माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे तरीके से उसको ऑब्जर्वेशन कर पाएंगे या रिपोर्टिंग कर पाएंगे। तो स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे तरीके से वेल स्टेन्ड होना चाहिए। स्टेनिंग होने के बाद आप क्या करेंगे, स्लाइड को सुखाने के बाद, स्टेनिंग का प्रोसेस लास्ट स्टेप खत्म होने के बाद स्लाइड को सूखने के लिए रखेंगे। जैसे ही स्लाइड सूख जाए अच्छे से आपको दूसरे तरफ से स्लाइड को क्लीन कर लेना है। क्लीन करने के बाद अब आपको क्या करना है, माउंटिंग करना है। माउंटिंग सिंपल प्रोसेस है, उसकी वीडियो ऑलरेडी प्रैक्टिकल का बन चुका है माउंटिंग। तो माउंटिंग में क्या करते हैं, स्लाइड में जो है डीपीएक्स रख के कवर स्लिप रख देते हैं। तो वो सिंपल प्रोसेस है माउंटिंग का। माउंटिंग करने के बाद अब आपको यहाँ पर माइक्रोस्कोपी करना है। माउंटिंग करते समय आपको क्या ध्यान देना है, यहीं पर से आपको वो प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। ये जो आपका एम्बेडिंग का प्रोसेस खत्म हो गया था, उसके बाद जब आप ट्रिमिंग करेंगे तो ट्रिमिंग में ये ब्लॉक जो आपका निकल के आता है, तो ये ब्लॉक में लैब नंबर आखिरी तक चलेगा, पूरा स्लाइड बनने तक। लैब नंबर यहाँ पर चिपकाया आपने एम्बेडिंग करते समय, वो लैब नंबर यहाँ भी रहेगा। तो जो भी आप यहाँ पर माइक्रोटोमी करेंगे तो माइक्रोटोमी करते समय जो भी स्लाइड लेते हैं तो उस स्लाइड में जो है आप लैब नंबर डाल देते हैं। तो ये लैब नंबर स्लाइड के अंदर भी रखता है, ठीक है। तो ये लैब नंबर आपका स्लाइड में मेंशन रहेगा। उसके बाद जब आप स्टेनिंग करेंगे तो अलग से ये जो लैब नंबर आपने यहाँ पर डाला है, ठीक है, डायमंड पेंसिल से डालते हैं यहाँ पर, तो लैब नंबर वो यहाँ से
हटता नहीं है या मिटता नहीं है स्लाइड के अंदर से। और उसके बाद दोबारा जब आप स्ट्रेनिंग करेंगे, स्लाइड सूख जाएगा तो आप अलग से इसके अंदर लैब नंबर पेपर से मार्कर की सहायता से जो है डाल देते हैं, ताकि वो अच्छे से दिख सके लैब नंबर। और उसके बाद आप माइक्रोस्कोपी कंप्लीट होने के बाद, जैसे ही माइक्रोस्कोपी कंप्लीट होता है उसकी रिपोर्टिंग हो जाती है, जो ये कागज आता है उसी में रिपोर्टिंग हो जाती है उसकी, या कंप्यूटर से प्रिंट करना है वो निकल के आ जाता है। ये कागज पूरा यहाँ तक चलेगा, आखिरी तक ये रिकॉर्ड में भी रहेगा, ये कागज आप घुमाएंगे नहीं उसको। अब आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग हो गई उसकी, अब आपको रिकॉर्ड फाइल करना है। जो भी ये स्लाइड है इसको आपको प्रिजर्व करके रखना है, स्टोर करके रखना है। और उसके बाद जब भी आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है, अगर पेशेंट को भी, तो इसको संभाल करके आपको रखना है। अलग अलग जगह पर अलग अलग कंडीशन है, कोई 5 साल की रखता है, कोई 10 साल की रखता है, तो ये आपको प्रिजर्व करके रखना है ताकि बाद में भी ये काम आ सके। तो आपको ये फाइल जो है सीरियल नंबर वाइज आप स्लाइडों को रख करके फाइल करेंगे, और रिकॉर्ड में ये सारा चीज़ मेंशन रहेगा कि आपने कौन से फलाने लैब नंबर से फलाने पेशेंट का आपके पास रिकॉर्ड रहेगा। तो बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी तो ये निकाल करके आप उसका दे सकते हैं। अब उसके बाद जो भी ये सैंपल रहता है हमारे पास, इस सैंपल का हम क्या करते हैं, तो ये जो भी सैंपल रहता है बचा हुआ, उसको कुछ महीनों के लिए रखते हैं। अगर कभी ज़रूरत पड़ जाता है क्रॉस चेक के लिए, अगर पेशेंट कहीं दूसरी जगह जांच कराना चाहता है तो वो इस सैंपल को ले जा सकता है, इसलिए उस सैंपल को रखते हैं कुछ समय के लिए, और उसके बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है जब उसका समय निकल जाता है। तो ये समय अलग अलग तरीके से अलग अलग लैबों में डिसाइड किया जाता है, सैंपल को कितने दिनों तक रखा जाता है, कोई 2 महीने 3 महीने इस तरीके से रखते हैं, और उसके बाद उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। तो ये सारा प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा हिस्टोपैथोलॉजी का। तो ये सारे प्रोसेस हैं। अब इन सारे प्रोसेसों का मैं थ्योरी आपको पावर पॉइंट में समझा करके दूंगा, तो ये सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, उनके नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सभी का मैं आपको बना करके दूंगा। और प्रैक्टिकल पार्ट पूरे वीडियो बने हुए हैं मेरे, वहाँ पर जा करके आप पूरे आप जरूर देखना, ताकि ये पूरा पिक्चर आपको समझ में आ जाए। आप समझिए इस बात को, अगर आपको ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा दिमाग में, कभी भी आप इन प्रोसेस को भूलेंगे नहीं। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल पार्ट आप जरूर देखना, वो जब आप देख लेंगे आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाएगा, और जब भी कोई भी सवाल आता है, कोई भी क्वेश्चन आता है, तो वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो जैसे जो चीजें दिखाई देती हैं पिक्चर के तौर पे, वो चीजें याद रहती हैं, बाकी पढ़ा हुआ या रटा हुआ चीजें याद नहीं रहता। इसलिए नोट्स बना करके पढ़ना और पिक्चर की तरह उनको देख करके समझना वो बहुत जरूरी है, तभी वो चीजें याद रहेंगे। तो वीडियो कैसे लगा आप जरूर बताएं कमेंट्स करके, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ताकि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और थैंक यू सो मच, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच।